नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। और जैसा कि हम अपनी क्लासें निरंतर चलाए हुए हैं, हमारी पॉलिटी ज्योग्राफी की निरंतर क्लासें चल रही है और क्लासें चल रही है हमारी यहाँ पर हमारी उत्तराखंड ज्योग्राफी, उत्तराखंड जिला, उत्तराखंड हिस्ट्री, उत्तराखंड कल्चर, ये सारी क्लासें निरंतर चल रही हैं। और ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, हिंदी, ये क्लासें हमारी सारी की सारी चल रही निरंतर। अभी आपको और कौन सी क्लास चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट चाहिए जो हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट चाहिए आपको जो आपको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना है ना? उसके लिए आप कमेंट करके बताओ। कमेंट करके आप बताओगे, हम उस सब्जेक्ट को पढ़ाने की कोशिश करेंगे और आपको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। बाकी मेरे द्वारा अभी जो चल रहा है, हमने कुछ सब्जेक्ट रोके हुए हैं लेकिन वो चलेंगे, कंप्लीट होंगे वो भी। जैसे अभी निरंतर चल रहा है ज्योग्राफी पॉलिटी, निरंतर चल रहा है मेरे द्वारा, और पिंकी मैम के द्वारा जिला श्री चलाया जा रहा है, और आरती मैम के द्वारा उत्तराखंड हिस्ट्री चलाई जा रही है। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट आपको क्रम वाइज, लेक्चर वाइज मिल जाएंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई करो और उनको देखो। और जो भी दिक्कत है वो हमको बताओ कमेंट करके। और बाकी हमारा सपोर्ट करो। सपोर्ट कैसे करोगे आप? अपने दोस्तों को, है ना, लाइब्रेरी में बैठे हो, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो तो वहाँ पे शेयर करोगे, सबको बताओगे, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे। बाकी आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डाल दिया है यूट्यूब पे चैनल पर ही, वहाँ पर उस पर जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो। बाकी आज पढ़ते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में हमारा क्या चल रहा था, देखो, जो हमारा पॉलिटी है राज्य व्यवस्था या संविधान, राज्य व्यवस्था, हम राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे। राज्य व्यवस्था में हमने पार्ट भाग 1 कंप्लीट कर लिया है, भाग 2 कंप्लीट कर लिया है, भाग 3 कंप्लीट कर लिया है, भाग 4 कंप्लीट कर लिया है। आज जो करेंगे हम भाग 4A करेंगे, का करेंगे। ये हमारा जो आर्टिकल आता है वो 1 से 4 तक आता है, ये आर्टिकल 5 से 11 तक आता है, ये आर्टिकल 12 से 35 तक आता है, हमने कर लिया। ये आर्टिकल 36 से 51 तक आता है, हमने कर लिया है। आज पढ़ेंगे 51A पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इन दोनों को कंपेयर करके बताऊंगा थोड़ा सा, ठीक है? नोट करके डालेंगे कि डीपीएसपी और जो फंडामेंटल राइट है उनमें क्या अंतर है। चलिए देखते हैं आज, ठीक, डालो, नोट करके डालो। आज राज्य व्यवस्था में देखो, सबसे पहले अगर आती है प्रकृति, है ना, प्रकृति, जैसे एक तरफ लिखेंगे हम डीपीएसपी, एक तरफ लिखेंगे एफआर, इसको हम बोल सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको बोलेंगे मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, है ना। सबसे पहले देखते हैं इनकी प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है इनका, नेचर मतलब प्रकृति। अगर प्रकृति देखते हैं तो जैसे जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं वो उनको माना जाता है निगेटिव, और जो हमारी डीपीएसपी होती है उसको पॉजिटिव माना जाता है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव। अभी बताता हूँ पॉजिटिव क्यों, पॉजिटिव इसको बोलते हैं सकारात्मक, इसको बोलते हैं नेगेटिव मतलब नकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक प्रकृति का माना जाता है, इसको पॉजिटिव प्रकृति का माना जाता है। जैसे जो हमारा स्टेट है, स्टेट को आजादी देता है, आप कर लो, है ना, ये करोगे, ठीक है, ये करोगे मतलब अच्छा उनके लिए, कि अगर नहीं होगा तो आपके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते, आपके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगा सकते, है ना, आपको कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती, तो राज्य को अच्छा लगता हुआ, है ना। वैसे ही अगर फंडामेंटल राइट है तो राज्य को वो करना पड़ेगा, ये कहता करोगे और ये करना पड़ेगा, तो फंडामेंटल राइट आपको करने ही पड़ेंगे, इसमें आप मना नहीं कर सकते। अगर शिक्षा का अधिकार फंडामेंटल राइट है तो देना पड़ेगा, स्वच्छ पानी फंडामेंटल राइट है तो देना पड़ेगा, स्वच्छ हवा फंडामेंटल राइट है तो देना पड़ेगा, ठीक है। बोलने की स्वतंत्रता है तो किसी को आप बोलने से नहीं रोक सकते, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता है मतलब आने जाने से नहीं रोक सकते। तो ये हमारा क्या हो गया, इसलिए इसको नेगेटिव माना जाता है, इसको पॉजिटिव माना जाता है। ओके, अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, डीपीएसपी परिवर्तनीय है या नहीं है। चलो, तो ये होता है
ये होता है, इसको बोलते हैं परिवर्तनीय है या परिवर्तनीय नहीं है। तो परिवर्तनीय डीपीएसपी क्या परिवर्तनीय है, मतलब वाद योग्य है, मतलब इन पर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो क्या कहते हैं इसको, ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, लेकिन ये हमारे, ठीक है, हमारी जितनी भी योजनाएं बनती है उनमें मूलभूत है। ये वाद योग्य नहीं है, ये वाद योग्य है, वाद योग्य है। मतलब डीपीएसपी अगर आपकी पूरी नहीं है, जैसे सरकार ये करती है कि हम इलेक्शन जीतने के बाद सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए भेज देंगे, सबके अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे, ये हुआ डीपीएसपी। तो आप अगर सरकार ने 15 लाख रुपए नहीं दिए तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, मतलब उस पर कोई वाद विवाद नहीं किया जा सकता, जस्टिसेबल नहीं है। वहीं सरकार ने कहा, अगर सरकार ये कहती है कि हम हर बच्चे को शिक्षा क्या देंगे, मुफ्त देंगे, हर बच्चे को शिक्षा मुफ्त देंगे, तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, फंडामेंटल राइट की बात होगी, है ना। हम हर किसी की सिक्योरिटी करेंगे, फंडामेंटल राइट हो गया। तो फंडामेंटल राइट अगर पूरा नहीं हुआ, आप किसी के बोलने की आजादी छीन ले रहे हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद आधारभूत, ये क्या है, ये आधारभूत है, क्या है ये आधारभूत है। आधारभूत मतलब ये वाद योग्य ना होने के बाद भी क्या है, ये वाद योग्य मतलब आधारभूत माने जाते हैं, ठीक है, ठीक। और ये मानव के विकास के लिए, ये है मानव के विकास के लिए मूलभूत है, विकास के लिए मूलभूत है, मूलभूत है, ये आधारभूत है। इसका ही ये डीपीएस के आधार बनते हैं कि सरकार को कैसे काम करना है, लेकिन ये मानव के लिए है, मानव को कैसे जीना है, कैसे रहना है, मानव के लिए क्या जरूरी है, वो किसके लिए है, फंडामेंटल राइट हो गए हमारे, ठीक है, ये हो गया, बहुत शॉर्ट में लिख लिया आपने। अभी एक चीज और बता दी थी तुम्हें कि गांधीवादी क्या होता है, समाजवादी क्या होता है ना। जैसे हमारे पे ना समाजवादी तत्व कौन कौन से हैं, गांधीवादी तत्व कौन कौन से हैं, है ना। उसके बाद उदारवादी तत्व कौन कौन से हैं। तो गांधी जी का क्या होता था, गांधी जी जो ज्यादातर झुके हुए थे, वो किधर झुके हुए थे, वो हुए थे समाजवाद पे, है ना। जो गांधीवादी सिद्धांत है वो ज्यादातर समाजवाद को लेकर चलता है, या समाजवाद से भी मतलब ऐसा होना चाहिए कि गांधी जी जुड़ते थे ना, वो ग्राम से जुड़े हुए थे। ग्राम कैसा होगा, ग्राम में किस तरह से शासन चलेगा, तो ग्राम की तरफ जैसे हम देखते हैं, एक आर्टिकल 40 देखते हैं, आर्टिकल 40 में, ठीक है, आर्टिकल 40 में क्या है, आर्टिकल 40 में है हमारी पंचायतों के बारे में जिक्र। आर्टिकल 40, 41, ये सारे के सारे आर्टिकल जो है ना, ये गांधी जी के द्वारा लाए गए हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, गांधी जी का इफेक्ट हमें 44 पे भी दिखता है। 44 में क्या है, यूसीसी है। तो ये सारे आर्टिकल ज्यादातर हमें गांधी जी से प्रेरित दिखाई देते हैं। कुटीर उद्योग की व्यवस्था होगी, मतलब गांधी जी बताते हैं। चलो अभी हम देखेंगे, अब हम देखेंगे भाग 4A, भाग 4 क। भाग 4 का देखो, जो भाग 4 है, 4 का है, उसमें जो हमारे क्या दे रखा है, एफडी, क्या देख रखा है, एफडी मतलब फंडामेंटल ड्यूटी, ड्यूटीज दे रखी है ना, ड्यूटीज दे रखी है। और कितनी ड्यूटी है टोटल, अभी तो देखते हैं वर्तमान में 11 ड्यूटियां हैं, है ना। ये किसकी सिफारिश पर लागू की गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह की, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर किसको लागू किया गया था, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज को। जो ये थे ना, जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी, वो हमारे मूल संविधान में नहीं थी। चलो अब इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं। आप डालो, हेडिंग डालो, इसको अच्छे से डालो। आप क्या लिखोगे, आप ऊपर अच्छे से नोट बनाओ और चैप्टर का नाम डालो। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, इसका भाग डालोगे आप, भाग 4A, 4A, ठीक है, भाग 4A।
और इसका अनुच्छेद डालोगे, अनुच्छेद 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 डालोगे 51A से। देखो जहां पर ये ए दिखाई दे जाए ना, जो ऐसे में लिखा हुआ होता है वो अमेंडमेंट करके डाला हुआ होता है ना, जो भी आपको सब क्लोज पे दिख जाता है ABCD करके, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपको कैसे डाला गया है, उसको अमेंडमेंट करके डाला गया है। वैसे ही जो हमारे DPSP हैं उनको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो हम लिखेंगे FR फंडामेंटल ड्यूटीज को, FR मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है, तो हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज को कैसे जोड़ा गया था, क्या जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। बहुत खुजली हो रही है आज हाथ में, पैसे वैसे मिलेगा क्या, ये जाएगा। ठीक है, FD होगा ना, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे FD, फंडामेंटल ड्यूटीज। और सिफारिश किसकी थी, सिफारिश लिखेंगे, सिफारिश जो सिफारिश दी थी ना वो दी थी सरदार स्वर्ण सिंह जी ने। देखो जब सरदार स्वर्ण सिंह जी ने इसकी सिफारिश की थी ना कि फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए, तो इन्होंने ये भी बात कही थी कि इनको दंडात्मक बनाया जाए। क्या बनाया जाए, दंडात्मक, कि अगर कोई इसका सम्मान नहीं करता है, इनको फॉलो नहीं करता है, तो उसको दंड दिया जाए, है ना। लेकिन इस बात को नहीं माना। अभी मैं बताता हूं क्यों दंडात्मक इसको नहीं माना गया था, मतलब क्यों इसको दंडात्मक नहीं किया गया, मैं बताता हूं। एक एक देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटी कौन कौन सी है, 11 की 11 देखेंगे और उनको मैं अच्छे से समझाता चलूंगा। अगर लेक्चर बड़ा हो जाए तो थोड़ा सा धीरज बना के देखते रहना, ना, समझते रहना। एक लेक्चर में फंडामेंटल ड्यूटी खत्म करने की कोशिश करेंगे और मैं एक एक चीज आपको बड़े क्लियर तरीके से बताता चलूंगा ना, कैसे हुआ, क्यों दंडात्मक नहीं हुआ है ना। चलो देखते हैं। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी जो थी प्रारंभ में, यह है प्रारंभ में, ऐसे लिख देंगे, प्रारंभ में 10 ड्यूटी थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। तो प्रारंभ में कितनी थी, 10 को जोड़ा गया था, 10 जोड़ने की बात की गई तो 10 जोड़ दी गई। अब उसके बाद क्या हुआ, एक 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, लिखेंगे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11 FD कर दी गई। ठीक है, तो 2000 है ना, कितनी कर दी गई, 11। पहले 10 थी, फिर 11वीं, मतलब 11वीं को जोड़ा गया। 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी उसको कब जोड़ा गया था, संविधान में 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। उसके द्वारा 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, उसके द्वारा एक और जोड़ दी गई। जब एक और जोड़ दी गई तो टोटल कितनी हो गई, 11 हो गई थी। पहले कितनी थी, 10 थी। ओके, अब हम 10 की 11 देखते हैं, उनको समझते हैं, अच्छे से समझेंगे और समझ के हम चलेंगे और अच्छे से नोट्स बनाएंगे। चलो, तो पहला इसको हटा देते हैं। चलो लिख दो, एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूं, है ना, एक बार फिर से रिवीजन करता हूं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो, मौलिक कर्तव्य हमारे भाग 4 के ए में है, अनुच्छेद 51 के ए में मिलते हैं, और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी को संविधान में 42वां संविधान संशोधन करके 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। उसके बाद ये सिफारिश जो आई थी, किसकी आई थी, सरदार स्वर्ण सिंह, है ना, SSS सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। प्रारंभ में 10 थी, उसके बाद 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में, उसके द्वारा एक और जोड़ दी गई, तो टोटल कितनी हो गई, 11 हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखेंगे हम, नंबर 1 डालेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको पढ़ते चलेंगे। जल्दी जल्दी चैनल को बड़ा करो, हमारा टारगेट 5000 का है, आपको पता ही है। जब जैसे 5000 का होगा, हम सच में पीसीएस का जो बैच है, हम पक्का पीसीएस का बैच लॉन्च करने वाले हैं। हमें चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े, कैसे भी करना पड़े, आपका पीसीएस का पूरा बैच, उत्तराखंड पीसीएस और यूपी पीएससी दोनों का पीसीएस का बैच हम चाहे
कितनी मेहनत करनी पड़े, प्री और मेंस आपका हम पूरा कराएंगे, ओके। और फ्री कराने वाले हैं, और इतनी मेहनत करेंगे कि आप बस लगे रहना, ठीक है। आप बस सपोर्ट करो जल्दी जल्दी। और हम सोच रहे हैं कि आप इतना सपोर्ट करो हमें कि हमारे यहाँ पर व्हाइट बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड जल्दी आ जाए, है ना। एक महीने अगर जितनी जल्दी सपोर्ट करोगे, जितना अच्छा सपोर्ट करोगे, जितने चैनल को ग्रो कराओगे, इतनी जल्दी हम व्हाइट बोर्ड की जगह क्या लाएंगे, डिजिटल बोर्ड लाने की कोशिश करेंगे। बाकी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, आप ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट कीजिए, है ना। जितना अच्छा सपोर्ट करेंगे इतना हमें मोटिवेशन मिलेगा, इतना ही अच्छा पढ़ाएंगे हम ये नहीं चाह रहे कि आपको बस ऐसे ही कर दिया ये वो करके बता के चले गए, है ना। आए हम और यहाँ पे पीपीटी तैयार की और बस पढ़ा के चले गए, ऐसा नहीं करना चाह रहे हम। आपको अगर जैसा कराना वैसे आप बोलोगे, आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे हम, है ना। तो अभी हम चलते हैं आगे और देखो, अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहला डालेंगे संविधान का, हम क्या करेंगे, सबसे जो फंडामेंटल ड्यूटीज पहली में ये कहा गया है कि हम संविधान का पालन करेंगे और उसके आदर्शों और संस्था, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। देखो पहली बात ये, अगर कोई हमारे संविधान का पालन नहीं कर रहा है, अगर कोई हमारे राष्ट्रीय गान का पालन नहीं कर रहा है, राष्ट्रीय गीत का पालन नहीं कर रहा है, हमारे राष्ट्रीय आदर्शों का पालन नहीं कर रहा है, तो इसके पीछे उसकी मानसिकता देखी जाती है ना। वो किस मानसिकता का भी व्यक्ति है ना। उसकी ये देखा जाता है कि अगर वो संविधान का पालन नहीं कर रहा है तो इसके पीछे ये नहीं है कि उसकी मानसिकता क्या है, उसका परिवेश क्या है, उसके पीछे देखा जाता है उसकी शिक्षा, सही है। उसको अगर किसी चीज का पालन नहीं कर रहा, उसको दंड देने से अच्छा उसको शिक्षा दी जाए। अगर आप उसको सबसे पहले शिक्षा दे देंगे, कोई अगर राष्ट्रीय गान का कोई पालन नहीं कर रहा है, अगर ये चीजों का पालन नहीं कर रहा है कोई, तो इससे बड़ा दुश्मन देश के लिए कोई ही नहीं हो सकता। लेकिन उनको इस चीज के लिए विवश करने के पीछे कहीं ना कहीं हमारी शासन व्यवस्था का हाथ होता है। अगर उसको शिक्षा अच्छी दे दी जाए, उसको उस मेन स्ट्रीम में ला दिया जाए, उसको बता दिया जाए कि हमारा राष्ट्रीय गान क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखा गया, किस परिस्थिति में हमें आजादी मिली और हमारे देश के लिए राष्ट्रीय गान का क्या महत्व है। अगर दंड से ज्यादा उसको शिक्षा दी जाए, उसके बारे में बताया जाए, तो शायद वो व्यक्ति उसका अपमान न करके उसका सम्मान करेगा। वैसे ही कुछ लोग आते हैं जो उनके पास शिक्षा नहीं होती, वो आके संविधान का विरोध करने लगते हैं। संविधान का विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि संविधान किसी के लिए बना है या किसी के लिए नहीं बना है। हमारा जो भारत का संविधान है एक ऐसा संविधान है जो हर किसी नागरिक के लिए बना है और हर किसी नागरिक को समानता से जीने का और सम्मान के साथ सम्मानपूर्ण जीने का अधिकार देता है हमारा संविधान। लेकिन जो व्यक्ति उसको नहीं पढ़ा होगा तो वही उसका अपमान करेगा। जिस व्यक्ति ने संविधान पढ़ा है वो व्यक्ति जो उसके आर्टिकलों को जानता है, उसके बारे में जानता है, उसकी संविधान के बनने की परिस्थिति को जानता है, उस समय की परिस्थिति को जानता है, आज की परिस्थिति को जानता है, वो कभी भी संविधान का अपमान नहीं करेगा। कुछ व्यक्ति संविधान का अपमान कुछ इसलिए करते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं आरक्षण की बात की गई है या उसमें समानता की बात की गई है, उसमें किसी ऊंच नीच की बात नहीं की गई है, उसमें उपाधियों का अंत की बात की गई है। तो इसलिए कुछ लोगों को इसका बुरा लगता है ना। आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत होगा, आर्टिकल 17, आर्टिकल 15 छुआछूत का अंत कहता है, अस्पृश्यता का अंत कहता है, आर्टिकल 19 बोलने की स्वतंत्रता देता है, आने जाने की स्वतंत्रता देता है 19। तो इसलिए कुछ लोगों को बुरा लगता है कि ये व्यक्ति हमारे सामने कैसे बोल सकता है ना। तो इस चीज को अगर देखा जाए तो संविधान का कुछ लोग विरोध करेंगे, कुछ लोग उसका क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। आरक्षण की बात करते हैं तो भारत के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा होगा, है ना। महिलाओं के जेंडर के अनुसार उनको आरक्षण मिल जाता है ना। एससी को, एसटी को, ओबीसी को, यहाँ तक कि जनरल को भी ईडब्ल्यूएस बनाकर उनको आरक्षण मिल जाता है, सही है। तो इस चीज का सबसे पहले हमारे यहाँ पर अगर किसी चीज का क्या कराना है, उसकी सम्मान कराना है, तो उसके लिए उसको पढ़ाया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, ठीक है। एक बार थोड़ी सी कहानी बताता हूं मैं आपको। एक बार क्या होता है संसद के अंदर, मैं थोड़ी सी जल्दी बताऊंगा क्योंकि हमें पढ़ना है। तो संसद के अंदर कोई राजा महाराजा जी आते हैं, वो आते हैं तो उनके सम्मान में कुछ व्यक्ति खड़े हो जाते हैं। वहीं डॉक्टर BR अम्बेडकर भी होते हैं, वो खड़े नहीं होते हैं उनके सम्मान में। उनको बुरा लगता है, उनके ऊपर गोली चला दी जाती है, लेकिन वो बच जाते हैं। फिर कहते हैं कि ये मैंने संविधान लिखा है और इस संविधान में अब कोई व्यक्ति ऊंचा, कोई व्यक्ति नीचा नहीं है, कोई किसी को देख के खड़ा नहीं होगा। उन्होंने इसलिए आर्टिकल डाला, आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत। अब राजा जी आए हैं, राजा महाराजा धीराज परमेश्वर परम भट्टारक, इस तरह से उपाधि अगर धारण करेंगे तो उसके ऊपर क्या हो सकती है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है ना।
तो पहला हम लिखेंगे नंबर एक संविधान का पालन। लिखो, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों संस्थाओं। नंबर एक, संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों संस्थाओं। ठीक है, इन सब चीज का भी क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, लिखो संस्थाओं, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज, हाँ, और स्मारक वगैरह के बारे में हम क्या करेंगे, है ना, सम्मान करेंगे। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करें। पहला हो गया हमारा ये कंप्लीट। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत किसी को? दूसरा क्या है, स्वतंत्रता। देखो, जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली जा रही थी तो स्वतंत्रता में राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, उनके जो प्रतीक थे, जो उनके आदर्श थे, जो उनके वाक्य थे, उनका भी क्या करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा, है ना। उन्होंने आजादी में, हमारे एक वाक्य है, बोला जाता है, नारा बोला जाता है, इनकलाब जिंदाबाद। ये जो हमारी जो इनकलाब है, जो आंदोलन है, वो तब तक चलेगा जब तक हम इसको अचीव नहीं कर सकते, है ना, कर लेते, ये पूरा नहीं हो जाएगा तब तक इनकलाब रहेगा। दूसरा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना का मतलब होता है कि हम अपना सर काट के बेचने के लिए हमारे दिल में तमन्ना है, देखते हैं कितना ताकत है तुम में, कितनी ताकत है तुम में, तुम्हारे बाजू में कितनी ताकत है कि हमारा सर तुम खरीद सकते हो, हम बेचने के लिए तैयार है, तुम खरीद के दिखाओ, है ना, ये वाला। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आराम हराम है, ये सब बताओगे किस किसने बोले थे, ठीक है। मेरी पीठ पर पड़ी एक एक लाठी का जवाब, मेरे पीठ पर पड़ी पड़ी एक एक लाठी का जवाब, ये होगी क्या, अंग्रेजों की एक एक ताबूत के बराबर होगी। मतलब ताबूत जो होती है ना, ताबूत जिसमें अंग्रेजों को कैद पैक किया जाता है, तो एक एक कील जो होगी ना, एक एक लाठी कील के बराबर होगी। कील टूट रही है तुम्हारी, किसमें, तुम्हारी कैफ उसमें, ताबूत में, ठीक है। तो ऐसे वाक्य कौन बोल रहे थे, हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे वो बोल रहे थे ना। तो इन आदर्शों का हम क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। हमारे सुखदेव, है ना, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, है ना, ऐसे लोगों का हम सम्मान करेंगे। और इनके साथ साथ हजारों बहुत हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आंदोलन में अपना क्या दिया, बलिदान दिया, शहीद हो गए वो हमारे लिए। और आज भगत सिंह बोलते थे कि हम काले गोरों से छुटकारा पा लेंगे, लेकिन ये जो गोरे जो हैं, गोरों से आजाद होने के बाद शायद हम कालों में फंस जाएंगे। तो आज वही हो रहा है, आज हम पर काले राज कर रहे हैं। एक टाइम था कि गोरे राज कर रहे थे, आज हमारे ऊपर काले राज कर रहे हैं। अब काले समझ में आ रहा है कौन है, ठीक। तो हम राष्ट्रीय आंदोलन में उपजे जितने भी आदर्श वाक्य होंगे, जितने भी हमारे आंदोलनकारी होंगे, सबका सम्मान करेंगे, सबसे ऊपर हम रखेंगे, है ना। हमारे लिए हमारे भगवान कौन है, भगत सिंह हमारे भगवान है, चंद्रशेखर आजाद हमारे भगवान है, बिस्मिल्लाह हमारे भगवान है, बटुकेश्वर दत्त हमारे भगवान है, बिस्मिल्लाह खां हमारे बिस्मिल, ठीक है। और इतने सारे हमारे जितने भी हमारे आंदोलनकारी हैं, है ना, सबका नाम लेना भी संभव नहीं है, बहुत सारे हजारों हजार हैं। लक्ष्मीबाई हो गई हमारी, है ना, हमारे कितने सारे हैं, कितनों का नाम लूं मैं, बहुत सारे हैं। उनका सबका हमें सम्मान करना है, सबके लिए हमें आदर दिखाना है, हमें शायद उनको भगवान के समान रखना है। मुझे नहीं पता कि भगवान किसी को आपत्ति होगी इस बात से कि उनको भगवान के समान रखा जाए। तो मैं तो चाहता हूं कि उनको भगवान के समान आदर्श दिया जाए, इज्जत दी जाए, है ना। मैं ये नहीं कह रहा उनकी पूजा की जाए, लेकिन उनको दिल में सजो के रखा जाए। तो ये हमारा संविधान भी कहता है, हमारी डीपीएसपी है। तो डीपीएसपी क्या कहती है, लिखो, डीपीएसपी कहती है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित करने वाले वाक्य, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन
ठीक है, सम्मान किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। उनको हम अपने हृदय में संजो के रखेंगे, उनके आदर्श वाक्यों को हृदय में संजो कर रखेंगे। तो हमारी डीपीएसपी ये हो गई 2। समझ में आ रहा होगा? थोड़ा थोड़ा अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताना कि मैं कम समझा रहा हूं या ज्यादा समझा रहा हूं, है ना। तीसरी हमारी जो भारत की संपूर्णता है और अखंडता है, उसको क्या रखेंगे हम? अक्षुण्ण रखेंगे। उसको हम कभी भी हम उसको टूटने नहीं देंगे, उसको हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। तो भारत की संपूर्णता और अखंडता का हम हमेशा ध्यान रखेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। देखो, अगर संपूर्णता का मतलब यह है कि हम अपने डिसीजन लेने के लिए हम किसी पर भी निर्भर नहीं होंगे, किसी पर भी, मतलब किसी पर भी। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई डिसीजन लेना है तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति को पूछ के नहीं लेंगे। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को कोई डिसीजन लेना है तो किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री से पूछ के डिसीजन नहीं लेंगे। जैसे संपूर्णता का मतलब ये भी होता है कि जैसे अभी एक आपने वेनेजुएला का केस सुना होगा, वहां पर जो मदुरो है, मुद्रो साहब को क्या करा, वहां राष्ट्रपति ने, मतलब अमेरिका ने उनके देश पर हमला किया, एयर स्ट्राइक की। एयर स्ट्राइक करके उनके राष्ट्रपति को क्या कर लिया, अगवा करने के बाद अपने देश में ले गए हैं, उनको कब्जा करके उनको जेल में डाल दिया गया है। तो ये संपूर्णता पर सबसे बड़ा हमला माना जाता है, संपूर्णता पर सबसे बड़ा हमला यही माना जाता है। तो हम किसी भी देश की संपूर्णता या किसी भी देश का हस्तक्षेप अपने देश में स्वीकार नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे हमें अपने देश में फिर से क्रांति करनी पड़े। ओके, तो संपूर्ण, हमारी संपूर्णता पर कोई हनन करेगा, कोई भी करेगा, तो उसे जवाब देने के लिए हम क्या है, पूरे के पूरे सक्षम है। तो ये चीज जो हुई थे अमेरिका और वेनेजुएला के अंदर, ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है, चिंतनीय है। ये ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। अगर किसी देश के राष्ट्रपति वो चुने हुए हैं तो उस देश के राष्ट्रपति के साथ ऐसा हमला नहीं करना चाहिए, किसी देश के ऊपर ऐसा हमला नहीं करना चाहिए था। ओके, जबकि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को सबसे बड़े शांति दूत बताते हैं, जो 2025 में मिले नोबेल पुरस्कार के सबसे बड़े अपने आप को क्या बता रहे थे, सबसे बड़े क्या बोलते हैं उसको, प्राप्तकर्ता बता रहे थे कि मैं ही इसका सबसे बड़ा योग्य पर्सन हूं, अपने आप को योग्य बता रहे थे। तो ये चीजें उन्होंने क्या करा, ये चीज करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि वह नोबेल पुरस्कार के, शांति के नोबेल पुरस्कार के बिल्कुल भी हकदार नहीं थे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, भारत की, देखो भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे। देखो, एकता का मतलब ये भी होता है हम भारत के अंदर ना हिंदू मुस्लिम करेंगे, ना जातिवाद करेंगे, इन चीजों से हम दूर हटके हम सबको जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो हम देखो, भारत की संपूर्णता और एकता की, तीसरा है हम भारत की संपूर्णता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करेंगे, और अखंडता की रक्षा करेंगे। ठीक है, हम भारत की एकता और अखंडता की, पूर्णता की रक्षा करेंगे। ठीक है, ये है भारत की, है ना। हम भारत की संपूर्णता और एकता की रक्षा करेंगे, उसको कभी भी खंडित नहीं होने देंगे। अखंड भारत का मतलब पता है ना, अखंड भारत कब था? ठीक है, अगर पता है तो कमेंट करके बताओ, अखंड भारत कब था, किसने अखंड भारत बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे हम चौथा लिखेंगे कि देश की रक्षा करें। ठीक है, देश की रक्षा करें तो आह्वान करने पर, ठीक है, अगर देश की रक्षा करने, मतलब जैसे देश की रक्षा करने के लिए अगर आह्वान किया जाता है, आपको बुलाया जाता है देश की रक्षा करने के लिए, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, हम जाएंगे, है ना। देश की रक्षा करने के आह्वान होगा तो हम जाएंगे। आह्वान करने पर देश की रक्षा करेंगे, है ना। अगर आह्वान किया जाएगा कि देश की रक्षा करो तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे, है ना। भारत के, नेक्स्ट है पांचवा, भारत के लोगों में समरसता होता है, समरसता, भाईचारा, है ना, सम्मान, महत्व, इस सारी चीजों को क्या करेंगे हम, धर्म, भाषा, है ना, इसके आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। ओके, तो भारत की, तो पांचवा, भारत के लोगों के साथ जाति, धर्म, स्थान,
के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। सही है, सब सही है। छठा है हमारा, हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली इतिहास, है ना, का महत्व हम लोगों को क्या बताएंगे, परंपराओं को बताएंगे, है ना, उसको क्या करेंगे, उसका हम संरक्षण करेंगे, उसका परिरक्षण करेंगे। ठीक है, तो लिखो हमारी संस्कृति देखो गौरवशाली जो संस्कृति है ना, जो इतिहास है हमारा, देखो दो शब्द होते हैं, एक मैं बता देता हूं, एक होता है संस्कृति, एक होती है सभ्यता। बहुत शॉर्ट में बता दूंगा, लेकिन हिस्ट्री में हम अच्छे से पढ़ेंगे संस्कृति और सभ्यता क्या होता है। ठीक, जैसे जो मेरे बोलने का तरीका है वो आएगा मेरी संस्कृति में। मैं आपको बोल रहा हूँ आप करके बोल रहा हूँ, भैया बोल रहा हूँ, जी करके बोल रहा हूँ, तो मेरी संस्कृति होगी, अच्छी संस्कृति होगी। वही मैं आपको गाली दे के बोल रहा हूँ, बहुत बदतमीज से बोल रहा हूँ, तो मेरी संस्कृति दिखाई देगा, मेरा पालन दिखाई देगा कि कैसी मेरी संस्कृति है। सभ्यता क्या होती है, सभ्यता जैसे देखो एक घर है, जो घर दिखाई दे रहा है वो हमारी सभ्यता है, हम कैसे घर में रह रहे हैं, घर के अंदर रहने वाले किस तरह से बात कर रहे हैं, वो हमारी संस्कृति है। ठीक है, घर के अंदर किस तरह से बोला जा रहा है वो संस्कृति होती है, जो हमारे अंदर से निकलती है वो संस्कृति होती है, जो हमारे बाहर दिखाई देती है वो क्या होती है, सभ्यता होती है। तो हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति कैसी संस्कृति है, गंगा जमुना तहजीब की संस्कृति है हमारी, है ना। बिस्मिल्लाह, गंगा के किनारे बैठ के क्या बजा रहे हैं, क्या बजाते हैं, बिस्मिल्लाह खा बजाते थे, शहनाई बजाते थे, तो बिस्मिल्लाह गंगा के किनारे बैठ के शहनाई बजा रहे हैं, है ना। और रसखान कृष्ण भक्ति में डूबे हुए हैं। तो इस तरह से हमारी संस्कृति है, इस संस्कृति को तोड़ा नहीं जाना चाहिए। हमारे देश के लिए हमारी संस्कृति में देखोगे, साउथ में चले जाओगे तो वहाँ की संस्कृति कितनी अच्छी मिलेगी, है ना। उधर कश्मीर चले जाओगे, उत्तराखंड चले जाओगे, जम्मू कश्मीर चले जाओगे, वहाँ की संस्कृति कैसी मिलेगी आपको, बीच मध्य भारत की संस्कृति कैसी मिलेगी आपको, राजस्थान चले जाओगे, राजस्थान की संस्कृति देखोगे, नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति देखोगे। तो हमारा देश, ऐसा बोला जाता है, किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि अगर आपको दुनिया देखनी है और दुनिया देखने का पैसा नहीं है और दुनिया देख नहीं सकते, आप नहीं जा सकते, तो भारत की हर एक क्षेत्र को, हर एक राज्य को देख लो, है ना। भारत के हर एक क्षेत्र, हर एक राज्य को देख लो, आपको साक्षात विश्व के दर्शन हो जाएंगे, हमारी संस्कृति में भगवान भी है, हमारी संस्कृति में अल्लाह भी है, गुरु भी है, जीसस भी है ना, ये सारे सिख गुरु भी हमारी संस्कृति में आते हैं। हमारी संस्कृति में त्योहार हैं, मेले हैं, हमारी संस्कृति में नृत्य है, हमारी संस्कृति में गान है, हमारी संस्कृति में बोली है, हमारी संस्कृति में पकवान है, हमारी संस्कृति में फल है। तो हमारी संस्कृति इतनी विशाल संस्कृति है भारत की संस्कृति, विश्व की सब संस्कृतियों को मिला दिया जाए और एक तरफ भारत की संस्कृतियों को रख दिया जाए तो हमारी अकेली संस्कृति मिलेगी। हमारा देश वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, हमारा देश हमेशा लोगों को जोड़ने की बात करता है। हमारे देश ने हमेशा से ही रहा है, हमारे देश ने सबको अपनाया है, चाहे वो किसी भी धर्म, पंथ, जात, क्षेत्र का निवासी ही क्यों ना हो, हमारे देश ने सबको अपनाया है। और हमारे देश ने, चाहे वो मुस्लिम आक्रमणकारी आए हों, अंग्रेज आक्रमणकारी आए हों, हमने अपनी बोली से, अपनी मिठास से, अपने व्यवहार से सबको अपना लिया। लेकिन भारत को हमेशा धोखा मिला। जब भारत में सबसे पहली बार 1498 में 1498 में वास्को डी गामा आता है, उसको इतना प्यार दिया जाता है, केरल में इतना प्यार दिया जाता है कि हम ये भूल जाते हैं कि ये विदेशी था, ये आक्रमणकारी है, ये हमारे देश में हानिकारक हो सकता है। हम ये भूलने के बाद हमने क्या करा, अतिथि देवो भव का स्वागत किया, उसको हर चीज दी, लेकिन उसने हमारे साथ दगा किया और हमारे जो समुद्री मार्ग की उसने खोज की हमारे देश की, उसने हमेशा हमारे साथ दगा किया। उसी की वजह थी जो हमारा देश गुलाम बना, उसी की वजह थी जो हमारा देश सबको अपनाते अपनाते एक दिन ये भूल गया कि हम अपना सब कुछ खो बैठे हैं। तो ये हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति अपनाने वाली है। और आज के ज़माने में देखा जाए, आज के दौर में देखा जाए, तो लोग हमारी संस्कृति को तोड़ना चाह रहे हैं। ये चाहे बाहरी ताकतें हो सकती हैं, चाहे देश की ताकतें हो सकती हैं, चाहे कोई भी हो सकता है, मैं खुल के नाम नहीं लेना चाहता। इस चीज़ का हमेशा हमें शिक्षित व्यक्तियों को मिलकर इस चीज़ का विरोध करना चाहिए।
सबको इकट्ठे बैठकर विरोध करना चाहिए कि हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हमारे देश में मुसलमानों का भी इतना अधिकार है जितना हिंदुओं का है। हमारे देश में सिखों का भी इतना अधिकार है जितना हिंदुओं का है ना। हमारे देश में सबका बराबर अधिकार है। ओके, ठीक है। मुगल बादशाह, जब अंतिम मुगल बादशाह होते हैं उनका नाम बताना, ठीक है, उन्होंने अपने बेटों की और अपनी बलिदान दे दिया हमारी आजादी के लिए। सिखों के कितने सारे गुरु हमारे लिए शहीद हुए हमारे देश के नीचे। हिंदू, कितने सारे हिंदू शहीद हुए, कितने मुस्लिम शहीद हुए। बिस्मिल्लाह खां शहीद, बिस्मिल्लाह है ना, बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल जी शहीद हुए। किसके लिए हुए? हमारे देश के लिए हुए। तो ऐसी हमारी संस्कृति को एक संविधान में जब फंडामेंटल ड्यूटी डाली गई है तो ये हमारी पूरी की पूरी संस्कृति को दिखा देता है ना, पूरे देश के इतिहास को दिखा देता है कि हमें किसका सम्मान करना चाहिए। ओके, तो लिखो, नेक्स्ट लिखेंगे हम, कितना था, संस्कृति लिखेंगे। संस्कृति में हमारी संस्कृति लिखो, चलो ऐसे लिखो, हमारी सामाजिक संस्कृति, हमारी लिखना है छठा, हमारी सामाजिक संस्कृति भी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझाने और उनका परीक्षण करें। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे हम सातवां लिखेंगे, लिख लो, उसके बाद में समझाता हूं। सातवां है हमारा प्रकृति और पर्यावरण। प्रकृति और हाँ हो गया, प्रकृति पर्यावरण, जिसके अंतर्गत प्रकृति पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे पेड़ पौधे, वन, झील, नदी, वन्य जीव आते हैं। रक्षा करें और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया का भाव रखें। ठीक है, प्राणी मात्र के लिए दया का भाव रखें। देखो, सरकार, आप देखा होगा, अगर वन काटते हो, लकड़ी काटते हो, तो उसमें सरकार आप पे जुर्माना लगा देती है, नहीं लगाती है। तो इस चीज के लिए हम वन क्यों नहीं काटनी चाहिए? वनों से हमें क्या लाभ मिलेगा? अगर इसकी शिक्षा होगी हमारे पास तो हम वन नहीं काटेंगे, है ना। पशु पक्षी हम मार देते हैं उनको, कुछ लोग मार देते हैं उनको, है ना। क्यों नहीं मारने हैं? अगर इसकी शिक्षा होगी हमारे पास तो नहीं मारेंगे, है ना। वन, झील, नदियां, इसको प्रदूषण से बचाना है। क्यों बचाना है ना, अगर इसके बाद हम पढ़े लिखे होंगे, हम पढ़ रहे होंगे, तो हम इसको प्रदूषित नहीं करेंगे, वन नहीं काटेंगे, झीलों में गंदगी नहीं करेंगे, नदियों को प्रदूषित नहीं करेंगे। लेकिन इस चीज की जिम्मेदारी हमारी सरकारों के पास होनी चाहिए। हम कितना पढ़ लेंगे? पढ़ाई के लिए सरकार को एक ऐसा बिल लाना चाहिए कि हर व्यक्ति को पढ़ना ही है। सरकार अभी एक ऐसा बिल ला सकती है कि जिसमें अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो पढ़ ले। जैसे सप्ताह में 2 दिन सरकार क्लासें लगा ले, गाँव में सप्ताह में 2 दिन क्लासें लगा ले। जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो कोचिंग संस्थान वाले होते हैं, जो कोचिंग करा रहे होते हैं अपने छोटे छोटे क्षेत्र में, तो वो व्यक्ति अपने ही क्षेत्र के अंतर्गत वो 2 दिन ऐसी क्लास लगाएं जिससे उसका सपोर्ट जो करे, उसमें उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। कम से कम एक पुलिस वाला होना चाहिए या 2 कांस्टेबल होने चाहिए साथ में, और यहाँ तक कि डीएम का भी आदेश होना चाहिए। और सरकार को ये करना चाहिए कि जो कोचिंग वाला पढ़ाने जाएगा 2 दिन, तो उसके लिए उसकी सैलरी का इंतजाम करना चाहिए, चाहे थोड़ी सैलरी हो। और जो पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो उनसे कुछ फीस लेके 10 रुपये 20 रुपये लेके उनको पढ़ाया जाए, है ना। या सरकार जो पढ़े उनके लिए एक स्कीम ले आए कि अगर साल में 365 दिन होते हैं, साल में जो 100 दिन पढ़ेगा और 100 दिन पढ़ने के बाद एग्जाम देगा, उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी। स्कॉलरशिप एक ऐसी स्कॉलरशिप होनी चाहिए जिसमें उनको कुछ अच्छा लगे, जैसे कि 5,000, 2,000, 10,000 रुपये की उनको धनराशि दी जाए, है ना। जो इतने रैंक पर आएगा, जिसके 50% आएंगे, जिसके 60% आएंगे, उसको हम क्या देंगे, कुछ इनाम देंगे। तो इससे प्रोत्साहित किया जाए। तो इससे शिक्षा कहाँ तक जाएगी? जो मैं उनकी बात नहीं कर रहा,
जो बच्चे, जो आदमी हो गए, जिनके बच्चे हैं घर में, जो मजदूरी करते हैं, ऐसे लोगों की शिक्षा की बात कर रहा हूँ। बाकी बच्चों के लिए तो हमारा आर्टिकल बोलता ही बोलता है, आर्टिकल 21 भी बोलता है ना, आर्टिकल 21 भी बोलता है, हमारे डीपीएसपी भी बोलती है कि शिक्षा की व्यवस्था सरकार करेगी 0 से 6 तक के लिए, है ना, 12 से या 14 तक के बच्चों के लिए, 6 से 12 तक के बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए शिक्षा तो बात है ही है, बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनकी बात कर रहा हूँ जो मजदूर वर्ग है, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से एक स्कीम लाई जाए सरकार के द्वारा। तो ये सारी चीजें हमारी जो डीपीएसपी बोलती है या हमारी फंडामेंटल ड्यूटी बोलती हैं, तो सारी की सारी चीजें उसको सिखाया जाए, उसको लिखना सिखाया जाए, उसको पढ़ना सिखाया जाए, उसको संविधान पढ़ना सिखाया जाए, संविधान में क्या क्या चीजें दे रखी है उसको बताया जाए, कौन सी चीज गलत हो सकती है, उसको साइंस पढ़ाई जाए, साइंस में इन चीजों को करेंगे तो इन चीजों से नुकसान हो सकता है। अगर 100 दिन की क्लासें, 100 दिन 200 दिन की क्लासें अगर मिल जाए साल में, तो समझो देश की प्रगति में, देश की जो प्रगति है उसमें कितना बड़ा बूम मिलेगा हम लोगों को, है ना। जो पढ़ना नहीं चाह रहा है तो उनको साइंटिफिक तरीके से पढ़ाया जाए, जैसे हम उनको स्किल सिखा सकते हैं, जैसे कि लकड़ी का काम सिखा सकते हैं, मिस्त्री का काम सिखा सकते हैं, है ना, हम मिट्टी का काम सिखा सकते हैं, ओके, हम सिलाई का काम सिखा सकते हैं, और हम रोबोटिक्स सिखा सकते हैं। छोटे छोटे क्षेत्रों में जाकर छोटी छोटी चीजें सिखाई जाए उन लोगों को, है ना। तो अपने अपने क्षेत्र में कम से कम अच्छा काम करेंगे, कुछ अच्छी अच्छी चीजें लाएंगे, और इस तरह से हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या अगर स्किल होगी, स्किल होगी हमारे पास, हम सामान बना रहे हैं और इतना सामान बना रहे हैं, हम उसको उठाएंगे, हम चाइना पटक सकते हैं, चाइना दो, मलेशिया दो, सिंगापुर दो, है ना, इन सारे देशों में इंपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट कर दो, सॉरी, पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर दो, सस्ते में दे दो कि भाई ले ले यार, क्या दिक्कत है। तो पाकिस्तान कुछ तो पैसा देगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इधर चले जाओ, कहीं ना कहीं ऊपर चले जाओ, है ना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सारे देशों में हम सस्ते माल बेच रहे हैं, हम अपने गांव में छोटी छोटी चीजें बना रहे हैं, है ना, लागत आ रही है 100 रुपए की, और उसको हम 110 रुपए में, 120 रुपए में उसको बेच रहे हैं दुनिया में, और बढ़िया माल बेच रहे हैं। क्या हमको विश्व की सबसे बड़ी मार्केट बनने में टाइम लगेगा? हमें 2-3 साल में हम इतना बड़ा कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? जब तक सपोर्ट नहीं होगा हमारे देश की जनता का, हम देश की जनता को एक स्किल के पीछे भागना चाहिए, है ना कि चलो चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम, कितने नंबर की देखेंगे हम? अब देखेंगे हम 8वें नंबर की, ठीक है, हम देखेंगे 8वें नंबर का। चलो देखते हैं 8वां नंबर, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है हमारा 8वां क्या कहता है ना, वो कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या कहता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। देखो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो मानव है ना, ठीक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो मानववाद और उसमें जो ज्ञान अर्जन है ना, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की जो भावना होगी ना, उसको विकास करना, उसको बढ़ाना। जैसे हमारे देश में कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, बिना विज्ञान के चल रहे हैं। बिना विज्ञान का मतलब ये, जैसे देखो गांव में माता आ रही है ना, माता आ रही है, और ज्यादातर माता किस पे आती है? औरतों पर आती है। तो एक स्टडी की गई थी, जो औरतें घर के कलेश को लेकर, कलेश मतलब लड़ाई झगड़े को लेकर ज्यादा परेशान रहती है ना, वो चिड़चिड़ी हो जाती है। जब चिड़चिड़ी हो जाती है तो वो कुछ भी बोलने लगती हैं, तो वो बहुत सारे जाता है, ओ माँ आ गया माँ भी, ठीक है। तो इस तरह से वो जब ये चीज आती है तो इस पर कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस पर नहीं है। तो आती हैं, सारी लाती हैं और वो कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देती है, और लोग आते हैं, और लोगों के पास भी इतने मेंटल नहीं है, उनके पास मेंटली वो इतने वीक हो जाते हैं कि अरे मत आ गई ना, तुम्हारा प्रसाद चढ़ाने, और उसको ये नहीं देखते कि ये महिला जो है, ये महिला किस मानसिक प्रताड़ना से या शारीरिक प्रताड़ना से गुजर रही है, इस चीज का कोई नहीं देखेगा। तो हमारा जो संविधान है, संविधान में जो डीपीएसपी सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज जो 8वीं फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो कहती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाना है। क्या बनाना है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है, ठीक है। लिख लेंगे इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाना, बस इतना लिखेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाना। अब 9वां लिखेंगे, 9वां सार्वजनिक संपत्ति लिखेंगे। 9वां सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। अब लिखेंगे 9, ठीक है। देखो 9, हाँ 9 हो गए। 10वां पेन लिखेंगे, 10वां लिखो, मैं बोल रहा हूँ, लिखो, आराम से बोल रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद समझा दूंगा, समझना होगा तो
देखो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्रीय प्रगति की ओर निरंतर बढ़े। ठीक है, निरंतर बढ़े, है ना। तो ऐसे काम करने हैं हमने अपने राष्ट्र को ऊपर उठाने के लिए, अपने राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए, ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए हमेशा चाहे कम स्टेप एक लो, लेकिन स्टेप लेते चलो ताकि हमारा देश प्रगति करे, ऊंचाइयों को छुए। लेकिन हमारे देश में कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं कि हम उन चीजों पे ज्यादा हम फोकस करने लगे हैं, ना कि साइंटिफिक टेम्परामेंट की जगह फोकस करने की जगह हम किस पे फोकस कर रहे हैं? धार्मिक चीजें अपनी जगह हैं, धार्मिक चीजों पे फोकस करो, लेकिन उनको इतना हावी मत होने दो अपने ऊपर कि आप साइंटिफिक चीजें भूल जाओ और विश्व से जो है कंपीट करने की जगह विश्व से नीचे जाने लगो। चाइना कहीं ना कहीं धार्मिक क्षेत्र को कम पीछे छोड़ते हुए अपनी जो उसका टेक्निकल क्षेत्र है, जो उसका साइंटिफिक क्षेत्र है, उसको आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, भारत में अगर हिंसा हो रही है तो ये हिंसा का जो वो होगा, धुआं होगा, ये धुआं हमारे देश के चारों तरफ फैलेगा, और चारों तरफ फैलेगा तो वहां पर भी आग लगेगी। अगर वहां पर आग लगेगी तो ये पूरा का पूरा जितना उपमहाद्वीप है, इस उपमहाद्वीप की प्रगति क्या होगी? नीचे जाएगी। तो हमें अपने आप को बदलना है, अपने को हर दिन कुछ ऐसा सीखना है जिससे कि हम अपनी ऊंचाइयों पर, अपने देश को ऊंचाइयों पर ले जाए। अब हम लिखेंगे आखिरी हमारा 11 बजे जोड़ा गया था, वो पता है कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। इसमें क्या गया था? शिक्षा की बात की। ठीक है, 14 से 6 वर्ष के लिए, 0 से 16 नहीं, 14 से है ना, इसमें शिक्षा की बात की गई है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, और ये जोड़ा कब गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था, है ना। तो 6 से 14 वर्ष, देखो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको फंडामेंटल ड्यूटी समझ में आई हो, और एक क्रम बनाओगे, आप इसको शॉर्ट करके लिखोगे और शॉर्ट करके सिनॉप्सिस बनाओगे, नीचे सिनॉप्सिस बना के इसको बार बार पढ़ोगे कि कितनी डीपीएसपी है, और ये ली कहां से गई थी ये नहीं बताया मैंने। जो डीपीएसपी ली गई है वो यूएसएसआर के संविधान से ली गई है। ठीक है, यूएसएसआर से ली गई है, जिसको आज रूस कहते हैं। तो आशा करते हैं ये अच्छा लगा होगा। अब जो पढ़ेंगे हम, इसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे भाग 5 स्टार्ट करेंगे। जो भाग 5 है वो आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 151 तक जाता है। लगभग इसमें 100 आर्टिकल हैं, और इसमें ये संघ की बात करता है। इसमें ही हमारा आएगा, इसमें हमारे आएंगे संसद, आएंगे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, मंत्री, विधायक, विधायक नहीं आएंगे, सांसद आएंगे, और जितनी संस्थाएं वो आएंगी। हमारे सेशन कैसे चलते हैं, मतलब जिसका भाग 5 कंप्लीट है, जिसका भाग 5 अच्छा है, जिसका आर्टिकल 52 से 151 अच्छा है, वो संविधान में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। और जिसका ये वीक है, जिसने ये नहीं पढ़ा, तो संविधान से उसका क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, चाहे उसने कितना भी रटा हो। अगर भाग 5 नहीं पढ़ा है तो संविधान का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। जिसने भाग 5 अच्छे से रट लिया, उसने पूरे संविधान सोल्व कर दिया। ठीक है, तो आशा करता हूं आप निरंतर इस क्लास को देखेंगे और बड़े अच्छे से समझते चलेंगे, और मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, है ना। पॉइंट टू पॉइंट लिखाता भी रहूंगा, उसको समझाता भी रहूंगा, लिखाऊंगा, समझाऊंगा अच्छे से। अपने नोट्स, मैं भी अपने नोट्स बनाऊंगा, आप वही नोट्स आप उतारेंगे, उनको समझाऊंगा, उनको पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, मैं नोट्स बनाऊंगा, नोट चाहे देख के पढ़ाने पड़े मुझे, चाहे कैसे पढ़ाने पड़े, जितना मुझे याद है, जितनी मुझे चीजें याद हैं वो चीजें मैं आपको बताऊंगा, और जो चीजें इंपॉर्टेंट है, लिखने वाली है, उन चीजों को लिखाऊंगा।
तो कोशिश करना कि भाग 5 ना छूटे। आज से आप एक प्रण बना लोगे, जैसे ही क्लास आएगी पॉलिटी की क्लास नहीं छोड़नी है। तो भाग 5 सबसे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास मुझे पता है बहुत बड़ी हो गई है, अगर फंडामेंटल ड्यूटी को मैं तोड़ तोड़ के पढ़ाता तो आपके समझ में नहीं आती है ना। तो 3 वीडियो में लाता वो सही नहीं है। एक वीडियो में देखो, खत्म करो। भाग 5 लंबा चलेगा, बहुत लंबा चलेगा। राष्ट्रपति पूरे पढ़ने हैं, उपराष्ट्रपति पढ़ने हैं, लोकसभा स्पीकर पढ़ना है, राज्यसभा सभापति पढ़ने हैं, राज्यसभा के सभापति पढ़ने हैं, हमें सांसद पढ़ने हैं, वोटिंग कैसे होती है, प्रत्यक्ष प्रणाली क्या होती है, अप्रत्यक्ष प्रणाली क्या होती है ना, कितनी चीजें होती हैं, बजट कैसे कैसे पेश होता है ना, साधारण बहुमत क्या होता है ना, ये सारे बहुमत हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो धन्यवाद आपका, इतना टाइम दिया, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका। और आशा करते हैं आप हमें सपोर्ट करेंगे और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, और हमें इस चैनल को बड़ा कराने में हमारा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। आप क्लासेस देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए। बाकी थैंक यू, धन्यवाद।